अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज भी सियासी मंजरनामे में बड़ी अहम खबरें हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने उनसे मुलाकात की, आज हुकूमती वफ़द मिल रहा है और कोशिश की जा रही है कि मौलाना उनकी तरफ आ जाएँ, दूसरी तरफ कोशिश है कि मौलाना उनकी तरफ आ जाएँ। आखिर मौलाना फजल रहमान साहब की इस पूरे निज़ाम को कायम रखने में या इसको गिराने में क्या अहमियत हो सकती है, जिसकी वजह से हर कोई उनको अपनी तरफ शामिल करना चाह रहा है। इसके हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आईनी तरामीम की बात हो रही है कि जी कोई जुडिशल पैकेज आएगा, एक मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है, जबकि इस पर तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन क्लियर हैं कि कोई भी आईनी तरमीम पास करने के लिए आपको कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों ऐवानों से अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी से मंजूरी लेनी होती है। तो फिर इस मुश्तरका इजलास का मकसद क्या है, इसके ऊपर भी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी साहिबा की आपसी मुबैना चपकलिश के हवाले से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या ये इतनी अहमियत का हामिल मामला है जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिर ऐसी क्या उन्हें ज़रूरत पेश आई कि PTI की अंदरूनी ग्रुपिंग के ऊपर वो स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और फिर इसके अंदर भी काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो कि खुलकर सामने आई हैं, उसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर आगे चल के बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जिस प्रोग्राम में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको मैं खुशामदीद और ख़ास तौर पर आज खुशामदीद कहेंगे कैसर अहमद शेख साहब को। आप वफाकी वज़ीर हैं बहरी उमूर के। कैसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपकी तरफ भी मैं आती हूँ, मुझे एक लम्हा दीजिएगा, मैं इमरान साहब से ज़रूर थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लूँ कि वो किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों को, ख़ास तौर पर जो तरामीम की बात हो रही है। इमरान साहब, आपके वाकफान हाल क्या कह रहे हैं? जॉइंट सेशन बुलाने का मकसद क्या है और हुकूमत क्या अचीव करना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि अगर आप समझे ना ये बात कि जी हुकूमत करना क्या चाह रही है, तो सच ये है कि हुकूमत को खुद इसी बात की समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रही। और ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, इसकी बुनियादी वजह देखें, समझने की ज़रूरत है कि ये जो इस तरह की अफवाहें और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा क्यों होती है। ये गैर यकीनी सूरत हाल और अफवाहें आम तौर पे उस वक्त पैदा होती हैं जब हुकूमत को अपने वजूद के बारे में और अपने कायम रहने के बारे में मुख्तलिफ शकूक का सामना हो, मुख्तलिफ शकूक उनके जहन में हो। तो अब मौजूदा पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत इस हुकूमत को हासिल नहीं है। इसीलिए जो आपने अपने इंट्रो में मौलाना साहब का जिक्र किया था, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस भी करेंगे उसको तफसीलन। तो फिर दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब की तकर्री को लेके उस पर बड़ी बातें हो रही हैं। अब कुछ अगर आप ये देखें कि ये सिर्फ गैर यकीनी सूरत हाल यही नहीं है, बल्कि हमारे वाकफान हाल का ये कहना है कि इस वक्त खुद हुकूमती सफ़ों में ये इतनी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है कि वहाँ पे 2-3 ऑप्शन डिस्कस हो रही हैं। एक ऑप्शन ये है कि जी क्या तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र ही बढ़ा दी जाए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तो ये खुल के कह चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ जाती है, उम्र की लिमिट मुद्दत, तो फिर इसका मतलब है कि एक्सटेंशन उनकी तो ना होगी, फिर तो एक कानून साजी होगी। दूसरी एक ये है जो कि बहुत इस वक्त हमारे वाकफान हाल के मुताबिक सबसे अहम जो बात है उस पर ये हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग कर दी जाएं। एक ऐवान में इस तरह की आईनी तरमीम की जाए कि जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग कर दें और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल और फौजदारी के जो मामलात हैं वो हो जाए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो उसमें क्योंकि फौरी तौर पे एडहाक जजेस लगेंगे और उसमें काजी फाइज ईसा साहब को उसका निगरान बना दिया जाए और उसके साथ दूसरे जज साहबान और जस्टिस मंसूर शाह साहब हों या कोई हों, वो दूसरे सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहें और वहाँ पे अपने मुकदमात जो हैं उनको निपटाएं। तीसरी एक और सबसे अहम बात ये है कि समीना, जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ और जिसमें हुकूमती सतह पे बहुत सारे लोग शामिल थे, उसमें 2 से 3 वफाकी वज़रा ने तो ये भी दावा किया, वैसे तो ये बात ठीक है कि उनकी मंसूर अली शाह साहब से
दोस्ती कहें, ताल्लुकात कहें या कुछ भी कहें, लेकिन उन्होंने ये दावा भी किया वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने कि मंसूर अली शाह साहब भी अगर बन जाएँ तो आप बेफिक्र रहें, वो भी कोई इस तरह का काम नहीं करेंगे, कोई इस तरह का टफ टाइम नहीं देंगे, क्योंकि उनके हमारे साथ भी अच्छे मरासम है। और वैसे भी जब कोई चीफ जस्टिस बनता है या इवन कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है तो बनने से पहले मामला कुछ और होते हैं। ये आइनी पोजीशनें जो होती हैं, ख़ास तौर पे समीना, जब यहाँ को मनसब पे फायज हो जाता है तो अक्सर आपने देखा है कि रवैये चेंज हो जाते हैं। तो ये जो 3-4 तरह की जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ज़ेरे गौर हैं, लेकिन ये सब तभी होगा जब आपके पास नंबर पूरे होंगे। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं, लेकिन जो चीज़ें इमरान साहब ने डिस्कस की हैं उनको लेके चलते हैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ। शेख साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। और ये फरमाइएगा कि इमरान साहब कह रहे हैं बड़ी बेचैनी भी है, हुकूमती सफ़ों में भी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। आप इंडोर्स करेंगे कि कोई गैर यकीनी सूरत हाल है और किस मकसद के लिए ये जॉइंट सेशन बुलाया गया है, इसका भी जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं तो जब से सियासत में हूँ मैं यही सुन रहा हूँ हर वक्त की गैर यकीनी सूरत हाल है। ये जो मीडिया है ना, ये तो कोई ना कोई अगर उसके बाद खबर ना हो तो लोग उनको देखते हैं ना, कोई ना कोई सेंसेशन क्रिएट। मैं कोई अगर कैसा कह रहा हूँ, ये जो मैंने देखा है सियासी अपना तजर्बा कह रहा हूँ, हर वक्त सेंसेशन क्रिएट होगी तो लोग खबरों में, चाहे अखबारें हों में, और कोई अर्ज नहीं है इसमें। पाकिस्तान में तो यही चल रहा है सियासत, और हर वक्त यही कि हुकूमत जा रही है और ये आपस में। देखिए, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, सारी इन ऑर्डर हो रही हैं। अब जॉइंट सेशन होते रहते हैं, कौमी असम्बली का इजलास है, अब ये सारी स्पेकुलेशन पे बात हो रही है। जो भी आपने अभी तक बात की, कोई पहले बात होगी ये उसमें डिस्कस करे तो कोई अच्छा भी होगा। नहीं, लेकिन वैसे इसका क्या मकसद क्या है? जॉइंट सेशन में कौन सी आप तरमीम या कोई कानून साजी करना चाह रहे हैं, ये तो आप बता सकते हैं ना। हमारी स्पेकुलेशन आप दूर कर दें, आप सही वाली खबर दे दें कि भाई ये करने जा रहे हैं, पता मैं समीना, मैं तब बताऊं अगर मुझे पता हो। अभी तो एजेंडा ही नहीं आया, एजेंडा आएगा तो सबको पता लग जाएगा। अच्छा, अभी तो कोई इसका एजेंडा सामने नहीं आया। शेख साहब, जी शेख साहब माशाल्लाह, जी शेख साहब माशाल्लाह आप एक सीनियर सियासतदान हैं और हमने तो हमेशा आपसे सीखा है। हम ये जो मैंने आपसे पहले बात की, जिसको आपने स्पेकुलेशन जो है वो करार दे दिया, मैं तो उसमें तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये देख लें कि बच्चा हुआ नहीं और आपने नाम पहले ही रख लिया है। यानी आपने इजलास तो बुला लिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन एजेंडा अभी किसी को नहीं पता कि उसमें होगा क्या। तो फिर गैर यकीनी सर, हाँ, ये तो इसका मतलब सर, गुजारिश तो सुन लेना, इसका मतलब ये हुआ कि गैर यकीनी सूरत हाल तो आप खुद पैदा कर रहे हैं। जब भी इजलास बुलाया जाता है तो उसमें एजेंडा तो होता है ना जी उसका कि जी ये एजेंडा होगा, लेकिन अभी तक किसी को एजेंडा नहीं सर। नहीं, एजेंडा देखिए इमरान, हमेशा यही हुआ। मैं कोई 27 साल से तो पार्लियामेंट का मेंबर बन रहा हूँ, इससे पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि एजेंडा उसे। अभी तो इजलास की अभी थोड़ी देर पहले पता लगा कि इजलास का फलां टाइम है, वो फलां तारीख है, तो उसका एजेंडा आएगा, बिल्कुल सामने आएगा, लेकिन उसको वक्त तो आने दें, हर चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ करें ना जो हो चुकी हो, उस पर बात करें। अब अंदाजों पे बात करना कि ये हो जाएगा, सिर्फ शेख साहब दावे भी नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि ऐसी ये जो आईनी तरमीम की बातें हैं ये खारिज इम्कान नहीं है, ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं। और ये जो आपने भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात हो रही है आज, इसका तो बाकायदा हमने देखा है कि यानी चीज़ें सामने आई हैं कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी कोई कानून साजी करने जा रही है। तो चीज़ें कानून साजी, कोई ड्राफ्ट होता है, कुछ है जो आपस में मशवरा करके ही कानून लाया जाता है ना सामने। ये तो नहीं कि बिल्कुल ही एकदम आपके लिए भी सरप्राइज होता है जब आप आके सीट पे बैठते हैं। ये हमेशा यही हुआ है। पहले हमारी तो फिर बड़ा अफसोसनाक है। मुझे आप बता अगर ये ऐसा है तो ये बड़ा अफसोसनाक है। नहीं, कोई एजेंडा जब तक एजेंडा किसी को मिलेगा नहीं, मिल जाएगा थोड़ी देर में, पता लग जाएगा। एक टाइमिंग होती है ना हर चीज की, पहले तो नहीं पता होता। चलें ठीक है, यानी आपने हमें खबर नहीं दी, आगे चलते हैं। अच्छा शेख साहब ये फरमाइएगा, नहीं मैं आपको ये बताऊं, ये फरमाइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके वो तो मुलाकात हो चुकी है। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो तो मुलाकात हो गई है और जरदारी साहब के साथ उनके दरीना ताल्लुकात भी हैं, जरदारी साहब के साथ उनके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। तो ये बताइए कि मौलाना साहब के साथ क्या तय हुआ? क्या मुस्लिम लीग नून ने जो उनसे राब्ते किए थे
वो कामयाब नहीं हो सके थे, जो अब जरदारी साहब को भी इंटरवीन करना पड़ा? देखिए सियासत में आप तो क्योंकि समझ रहे हैं, सियासी प्रोग्राम भी करते हैं, कोई चीज़ पहले कोई डिस्क्लोज़ नहीं करता। हर कोई अपने पत्ते बड़े ध्यान से अपने सीने से लगा के रखता है कि क्या बात होनी। हर एक की मौलाना फजलुर रहमान साहब की, उनके अपने असम्बली में नुमाइंदे हैं, उनके सेनेट में मेंबर हैं, तो उनकी एक अहमियत है। तो सब उनसे मिल रहे हैं क्योंकि हर एक की, हर पार्टी की एक अहमियत है, और उसको मिल के, और 2/3 देखिए ना, ये जो जॉइंट सेशन है ना, इसमें तो कोई ऐसी आईनी तब्दीली तो हो नहीं रही, कोई आईनी हो ही नहीं सकती ना। सिर्फ जॉइंट 2/3 मेजॉरिटी का मतलब तो ये है कि इंडिपेंडेंटली कौमी असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी और सेनेट से लेनी पड़ेगी। कोई आम कानून हो तो उसकी तो आप सिंपल मेजॉरिटी से भी जॉइंट सेशन में कुछ करवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक हाउस में नहीं हो रहा हो तो वो जॉइंट सेशन होता है, तो वो उसका वो वहाँ पेश होता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, और कोई ऐसी बात नहीं है। कितने अरसे से ये क्या कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अगर कोई आइन के तहत होगी ना, अगर होगी तो आइन को तब्दील करना पड़ेगा, तो उसके बाद होगी ना। पहले 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की होगी। तो वैसे आपकी जाती राय क्या है शेख साहब? जी, और होनी चाहिए ऐसी ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए आपके ख्याल से? आपकी जाती राय क्या है? देखिए ये अमेंडमेंट, इसका पॉइंट ऑफ व्यू सारा सब पेश करेंगे। जब तक असेंबली में डिबेट नहीं हो, जाती राय की तभी पोजीशन बनती है ना। पहले एजेंडा क्या है, बात क्या है, इंशाल्लाह आएगा 2-4 दिन में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर देखिएगा, पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट कर सकती है, पूरा फुल उसका प्रीरोगेटिव है। वो चाहे तो जो मुनासिब समझेंगे मेंबरान, एक पार्टी तो नहीं कुछ कर सकती ना। 2/3 मेजॉरिटी तो तब होगी जब आप मुख्तलिफ पार्टियों का कंसेंसस बनेगा। सिर्फ पीपल पार्टी और PMLN भी नहीं 2/3 मेजॉरिटी रखते, तो और पार्टियों को भी मिलाना पड़ेगा, और वो वही होगा जो पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद हो, जो जिसमें फजलुर रहमान साहब आपका साथ दे रहे हैं? क्या खबर है आपके पास? फजलुर रहमान साहब आपके साथ खड़े हैं? इंशाल्लाह हम बड़े पर उम्मीद हैं। फजलुर रहमान साहब हमारे साथ रहे, PDM के वो लीडर थे। हमने इतना अरसा तो मिल के गुजारा है। इख्तलाफात तो पार्टियों में होते हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए। उनको हर एक का राइट है कि वो अपनी डिमांड्स करें, उनका अपने मेंबरान को मुख्तलिफ पोजीशन दिलाने के लिए नेगोशिएट करें। शेख साहब, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई, उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, उनके मुताबिक मौलाना साहब ने तो ये फरमाया है कि जी मुझे हुकूमत से या आपसे तो शिकायत ही कोई नहीं है, मुझे तो उन लोगों से शिकायत है जिन्होंने हमारे साथ इलेक्शन में, यानी मौलाना साहब के साथ इलेक्शन में ज़्यादती की। तो मामला ये है कि क्या अगर उन्हें आप लोगों से शिकायत ही नहीं है, तो फिर आप उनकी शिकायत दूर कैसे करेंगे, या उन लोगों को राज़ी करेंगे कि मौलाना की शिकायत दूर करें? देखिए 20-25 मिनट की मुलाकात हुई है, सदर साहब गए हैं, कर्टसी का हाल थी, एक दूसरे की बामी एहतराम इज़्ज़त तल्लक है, वो रिन्यू की है। अब ये तो सियासी जो बातचीत है ना, उसमें नेगोशिएशन बहुत टाइम लेती है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे, हम अपनी पार्टियों से मशवरा करेंगे, और ये इंशाल्लाह हमारे साथ है। मौलाना साहब शुरू से ही PTI का बड़ा मुश्किल है उनका, वो खुद तो देखिए ना, उन्हीं का मुकाबला है खैबर पख्तूनख्वा में, PTI से ही तो मुकाबला है। अगर वो इलेक्शन की कोई बात करते हैं तो कहाँ करते हैं, उनका तो PTI के साथ KPK में मेनली आपस में कंटेस्ट हुआ है। हमारे साथ तो उनको क्या शिकवा है इलेक्शन में, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक बहुत बड़े लीडर है, बड़ा पॉपुलर है, उनका ग्रास रूट लेवल पे बड़ी पोजीशन है, तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और सदर जरदारी साहब जो किया, खुद गए एज ए प्रेसिडेंट, वो गए, उनको इज़्ज़त दी उन्होंने। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े दरीना तल्लुकात हैं, और ये तल्लुकात एक दिन के नहीं हैं, एक बहुत अरसे के तल्लुकात हैं। और जब आपस में बैठता है कोई तो वो मेल्ट डाउन होता है, और मुतालबे देखिए उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपनी प्रिंसिपल पोजीशन की बात की, आज से नहीं शुरू से वो कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, पॉइंट ऑफ व्यू है। शेख साहब थोड़ा सा आगे जाते हैं। कल इमरान खान साहब ने जो जलसा मनसूख किया और जेल में जो अल सुबह 7:30 बजे जो मुलाकात हुई, तो उसमें आपके अपने जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं अकील मलिक साहब, उन्होंने ये फरमाया कि ये सारे जो मामलात हैं वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों से हुए। तो क्या PTI से इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हो गए हैं, या हुकूमत ने ही ये सारा काम किया है?
देखिए अकील मलिक साहब ने कहा बिल्कुल, उनके राब्ते तो पॉलिटिकल पार्टियों में राब्ते ही होने चाहिए। अगर इनिशिएट हो गया है तो बहुत अच्छा हुआ है। और सुबह 7 बजे जो मुलाकात हुई, लोग कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की उसमें रजा शामिल होगी, तो कोई बात नहीं। मुलाकात करने के लिए हमारा मुल्क जिस सूरत हाल में है, हम तो चाहते हैं कि बैठ के पार्टियां आपस में डिस्कस करें और मामलात को बेहतर करें, ताकि शेख साहब आप इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं, तो फिर 8 सितंबर का इसका मतलब है जलसा करने देंगे आप लोग पीटीआई को, और इसमें भी कोई रुकावट नहीं डालेंगे? और वो अगर अब बाकायदा एनओसी लेकर, जो कि अब जारी भी कर दिया गया है, तो वो जलसा करते हैं, तो कोई कंटेनर वगैरह कुछ आप लोग इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, इसका मतलब? नहीं, हमें कोई उनसे इख्तलाफ नहीं है। अगर वो कानून के दायरे में रह के कोई पार्टी भी, देखिए हुकूमत ये हमारे आइन का हिस्सा है, हर एक को उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना एक्सप्लेन करने। सिर्फ ये बात है कि कानून का दायरा होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए, जो इजाज़त लेके होना चाहिए। तो ये बिल्कुल हम कर रहे हैं, हमें क्यों एतराज़ होगा? वो अपना ज़रूर बयान करें जो उनका मुद्दा है, और हम तो चाहते हैं कि वो आएँ, हमसे डायलॉग करें। हम तो कई बार ऑफ़र कर चुके हैं। वही कहते हैं कि हम जो इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सियासी पार्टियों से नहीं करेंगे। हमें वो कहते हैं चोर डाकू हैं। देखिए बात ये नहीं है, सियासी लोगों को बैठना पड़ेगा मुल्क की बेहतरी के लिए। उसके बगैर आज तक और कोई रास्ता निकला ही नहीं है। या तो कोई मुझे बता दें कभी कोई रास्ता निकला हो। इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है कि वो पॉलिटिकल डायलॉग करे? वो तो उनका तो एक अपना दायरा कार है। ये तो पॉलिटिकल डायलॉग होता ही अपने पॉलिटिकल पार्टीज में है। आपको पता है कि हमने तो इतना बड़ा सामना कर लिया। क्यों करते थे शेख साहब ऐसे? में ये आज ख्वाजा आसिफ साहब हमें बताते हैं, हमें दूसरे जो जुबैर साहब हैं वो बताते हैं कि जनरल बाजवा से, जनरल फैज से आप लोग मुलाकातें भी करते थे, अपने मामलात भी आप लोगों ने ठीक कर लिए, वो आप लोगों को हुकूमतें ऑफर कर रहे थे। तो ये डायलॉग आप लोगों ने क्यों किए फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ? मैं डायलॉग करने में मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, अमेरिका में भी यही होता है, उनकी भी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे ममालिक में भी होता है। मैंने पाकिस्तान वाहिद मुल्क देखा है जहाँ के पॉलिटिकल पार्टियाँ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती हैं या तो चढ़ दौड़ती हैं फौज के तनसीबात पे, अपने मुल्क की फौज की। फिर आप पीटीआई की भी उनसे बात करने पे इतराज ना करें ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट। मैं कोई उन पे इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन सियासी बातचीत वो नहीं कर सकते। हम जो उनसे बात करते थे तो वो उनके दायरा कार की बात है ना, जो उनका उनसे तो बगैर बातचीत के कैसे होगा? हुकूमत ऑफर कर रहे थे, क्या ये सियासी बातचीत नहीं थी? वो आपसे एक्सटेंशन की हिमायत मांग रहे थे, क्या ये सियासी बात नहीं थी? वो आपके कायद को बाहर भिजवा रहे थे इलाज मुआवजे के लिए, क्या ये सियासी बातचीत नहीं थी? तो किस तरह आप कह रहे हैं कि सियासी बात नहीं होती थी? नहीं, देखिए ये बात तो की एक हुई, अब क्या डिटेल्स क्या हैं? सियासी का डिस्कशन जो है अगर हमने भी की है तो गलत की है। यही अगर आप सुनना चाहती हैं, किसी को नहीं करनी चाहिए उनसे सियासी बात, और इनको भी, और इसी का तो हम खमियाजा भुगत रहे हैं। आज तक जो खमियाजा भुगता है यही है कि पॉलिटिकल पार्टियां आपस में रंजिश करती हैं। हम सब इलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड लोगों को बैठना पड़ेगा मुल्क के मफाद में, और अगर वो नहीं डिस्कस करेंगे तो मुल्क में कभी भी मामलात बेहतर नहीं हो सकते। और अगर कोई सियासी बात पहले होती रही है, वो तो कोई गलतियां तस्लीम भी की जाती रही हैं कि गलतियां हुई हैं, उसको ठीक कब किया जाएगा? कोई वक्त तो आएगा ना। क्या हुआ? पीटीआई जो है, पीटीआई उनके साथ जो हुकूमत बनी, वो कहते थे कि हम एक पेज पे हैं। तो मैं इसको तनकीद कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टियों का इस्टेब्लिशमेंट से पॉलिटिकल बातें करने का कोई मकसद नहीं है। फिर ये जमहूरियत क्या है? जमहूरियत का मकसद ही ख़त्म। एक तरफ तो आप उन्हीं की मुखालफत करते हैं, फिर उन्हीं से कहते हैं डायलॉग करेंगे तो सिर्फ उन्हीं से करेंगे, और हम पॉलिटिकल पार्टियों से करेंगे ही नहीं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल पोजीशन हो। प्रिंसिपल पोजीशन ये नहीं है। अच्छा शेख साहब, ये फरमाइएगा कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इंकिशाफ किया है कि बानी पीटीआई को बाहर जाने की ऑफ़र है, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। क्या वाकई ऐसी कोई ऑफ़र है? अगर है तो किसने की है और को इसके पीछे क्या वामिल कार फरमा है? अभी आप मोहम्मद अली दुरानी साहब का जिक्र, अब देखिए मेरे नॉलेज में नहीं है,
होगी अगर कोई ऐसी कोई बात उनके नॉलेज में है तो वही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुझे तो दूर दूर तक, क्योंकि कैबिनेट में कभी ये कोई बात डिस्कस नहीं हुई। हम पॉलिटिकल बातें वहाँ कैबिनेट में नहीं करते, हम तो लोगों की बेहतरी की बात, हम इदारों के इम्प्रूवमेंट की बात, बिजली सस्ती कैसे करनी है उसकी बात। हम इस बार सारी कैबिनेट में ऑस्टेरिटी मेजर की बात हुई है, लास्ट जो कैबिनेट का इजलास, आप लोग उसको तो डिस्कस नहीं करते। हमने कहा है कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, कोई भी नहीं खरीदेगा, कोई बाहर नहीं जाएगा बिजनेस क्लास पे। अच्छा सर, अभी कल मैंने नोटिफिकेशन देखा है स्पीकर साहब के लिए 10 लाख रुपए के फोन का एक नोटिफिकेशन मैं देख रही थी पंजाब असेंबली के स्पीकर के लिए। इससे पिछले महीने उन्होंने कोई गाड़ियां शाड़ियां भी शायद इस तरह से मंगवाई थी। तो आप एक तरफ ऑस्टेरिटी ड्राइव की बात करते हैं, दूसरी तरफ तो हम देखते हैं कि ये चीजें उसी तरह जारी हैं और बिजली सस्ती किधर, हर इजलास के बाद तो हम देख रहे हैं बिजली महंगी हो रही है। इन चीजों पे हम कैसे बात करें जब हमें उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन तो नजर ही नहीं आता। अच्छा शेख साहब, इसमें और भी बात शामिल कर देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का बड़ा खासा है जी, वो गाड़ियों पे भी नई पाबंदी लगा देते हैं, अखराजात भी कंट्रोल कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आपने खुद जो बात की बिजली सस्ती करने की, तो जो आपके वज़ीर तवानाई हैं वो तो कहते हैं कि बिजली सस्ती नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि मुल्क में माशी हालात ऐसे हैं, वो तो ये कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं देखिए, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं वज़ीर तवानाई, और अगर वो कहते हैं तो देखिए उन्होंने देखे हैं ना फैक्ट्स एंड फिगर, जो सूरत हाल है, वो गलत बात नहीं कर रहे। लेकिन ये हो ना कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से अभी सब्सिडाइज किया ना, फेडरल गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक का ज़ीरो कर दिया। अपने उन फंड से, जैसे पीएसडी पे हमारे जो फंड थे बजट में, उसके हिस्से में से कुछ किया ना। इसी तरह पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये 2-3 महीने के लिए कम किया उन्होंने। ये इसके हमें अगर अखराजात कम होते हैं, हमारा बजट बेहतर होता है, तो विद इन दैट बजट हम कोई ना कोई आम आदमी के लिए या एक्सपोर्ट के लिए ये सूरत हाल पे गौर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दिन रात तवज्जो कर रहे हैं। अच्छी खबर देंगे। चलिए शेख साहब आप साथ ही रहिए हमारे, एक नाज़रीन ब्रेक से वापस आके फर्दर भी पूछेंगे क्या हुकूमत प्लान कर रही है इस महंगाई से पिसी आवाम के लिए, क्या कोई खुशखबरी है? क्योंकि अभी तक तो हम ये भी सुन रहे हैं इवन के IMF की तरफ से भी कोई ठंडी हवाएं नहीं आ रही, वहाँ पर भी अभी मामलात कुछ तातुल का शिकार हैं। और फिर कुछ मजीद पॉलिटिकल डिस्कशन भी होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और हम अवामी मसाइल का जिक्र कर रहे थे। बिजली महंगी है, इमरान साहब आप भी कैसर साहब से सवाल करना चाह रहे थे। जी शेख साहब, मैं ये आपसे ये पूछना चाह रहा था कि माशाल्लाह खुद आपका ताल्लुक एक बिज़नेस फैमिली से है, और आप खुद भी ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से जो है सारे मामलात को बराह रास्त समझते हैं, जानते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ख़ास तौर पे टेक्सटाइल वाले, वो कहते हैं जी पूरे इस खित्ते में इर्द गिर्द जब जो सारे ममालिक हैं उनमें बिजली जो है उसका रेट ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंट फी यूनिट है। आप यहाँ पे बेशक 9 तक करते हैं तो हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर आप 16 सेंट की करेंगे तो हम कैसे करेंगे? आप जैसे फरमा रहे थे कि ये हालात अच्छे कैसे होंगे, एक्सपोर्ट पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, तो जब बिजली इतनी महंगी होगी तो फिर कैसे एक्सपोर्ट होगी और हम कैसे मुकाबला करेंगे? जी आपने दुरुस्त कहा। मेरा बड़ा, जितने भी टेक्सटाइल वाले हैं ना, मेरा उनसे बड़ा करीबी तल्लुक है। मैं खुद 37 ईयर्स पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सदर रहा हूँ, और ये जितने भी टेक्सटाइल वाले हैं मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं और तल्लुक वाले भी हैं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बिजली जो महंगी है उनको उसका इम्पेक्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले जितनी फैसिलिटीज़ ऑप्टिमा ने और टेक्सटाइल वालों ने लिए हैं, मतलब ये टर्फ पे, मैं अक्सर आप मेरे प्रोग्राम बातें सुनते रहते होंगे, जो 0% पे 10 साल के लिए लोन दे दिया गया, इतना बड़ा कर्जा दे दिया गया, वो उन्होंने जो फैसिलिटीज़ हासिल की है, जो इतने पिछले सालों में कमाई की है, बहुत अर्निंग की है, वो अपने पैसा हमें टैक्स देना चाहिए ना। हमारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, आप देखिए ना, शिकायतें तो हम सब करते हैं और गवर्नमेंट की साइड से भी हमें बिल्कुल इख्तलाफ अपनी जगह पे है कि FBR जो है उसकी पॉलिसीज़ में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अब आपने देखा कि $12 बिलियन की प्रॉपर्टी सिर्फ एक शहर दुबई में इन्वेस्ट हुई है पाकिस्तानी की। वो पैसा कहाँ से आ रहा है?
यहीं के प्रॉफिट से है, और उसमें ज़्यादातर वो पैसा है जिसमें टैक्स भी नहीं पे किया गया। शिकायत अपनी जगह, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो बेनिफिट हैं, जो फ़ायदा है, इस वक्त प्रॉब्लम है। इस वक्त हम उनकी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बिजली के रेट भी बेहतर हों, उनका पॉलिसी रेट जो है, जो कर्जे का इंटरेस्ट रेट है, बहरहाल ये तो अभी लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ही चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं इमरान साहब से राय जरूर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इमरान साहब, ये आज वज़ीर इत्तलात साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके नज़दीक इसकी कोई ज़रूरत थी कि आप नंद भाभी के इख्तिलाफात के ऊपर बैठकर नेशनल मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आखिर उन्हें क्या इसकी ज़रूरत पेश? अच्छा समीना, मैं ज़ाती तौर पे ना आपके इस बात से, सवाल से मुत्तफिक नहीं हूँ। वो सिर्फ नंद भाभी नहीं है। देखें, एक घरेलू खातून नंद भाभी हो और उस पर कोई डिस्कशन करे तो हम इस पे इस वक्त शदीद एहतजाज करें कि जी वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं वो क्यों इस पे बात कर रहे हैं। वो जो जिस पैराए में अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको ये देखना होगा कि वज़ीर इत्तलात का काम क्या होता है। वज़ीर इत्तलात का काम सिर्फ ये नहीं है, वो तो हमारी ग्रुपिंग हो गई उसमें। हाँ जी, मेरी गुजारिश तो सुने ना। वज़ीर इत्तलात जो है वो एक हुकूमत का तर्जुमान भी होता है, और फिर हमारे यहाँ वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने वो पार्टी तर्जुमान भी होते हैं, उन्होंने पार्टी को भी दे के चलना होता है। और वो जो मुखालिफ पार्टी है, हमारा जो तर्ज सियासत है, उसमें मुझे कोई चंबे की बात नहीं ये लगी कि वो तारड़ साहब ने जो कहा, और वो ख़ास तौर पे वो जिस बयानिए की बात करते हैं और वो जो बात करते हैं जी PTI जो है, देखिए यहाँ होता क्या है, यहाँ पे शख्सी सियासत है। यहाँ नवाज शरीफ साहब के बगैर मुस्लिम लीग कुछ नहीं, इमरान खान साहब के बगैर PTI कुछ नहीं, बिलावल भुट्टो के बगैर पीपल्स पार्टी कुछ नहीं। तो मामला ये है कि वहाँ पे अब वो अपने मुखालफिन की बात जब करते हैं तो वो उसमें वो कहेंगे कि देखिए एक बहैसियत सियासी शख्सियत तो आप फिर भी आके कुछ कर लें, लेकिन जब आप वजीर होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ होती है। वजारत से आप बैठ कर आप अगर इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई हर घरों में इस तरह की चीजें होती हैं, इनको आके इस चीज का रंग देना कि चले मुझे उसमें ग्रुपिंग है, इससे क्या फायदा मुल्क को, कौम को आप कौन सा फायदा पहुंचा रहे हैं बता के? मुझे PTI के 4.25 साल दौर PTI की मैं बात नहीं कर रही, मैं तो तारड़ साहब का सवाल कर रही हूं। गुजारिश तो सुन लेना, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि PTI के 4.25 साल दौर में कोई एक वजीर इत्तलात बता दें, सूबाई या वफाकी, जिसने मरियम नवाज के हवाले से, मरियम नवाज तो पॉलिटिशियन है ना, वो सियासतदान है। नहीं तो अलीमा खान के पास कौन सा ओहदा है? बात ओहदे की उस वक्त मरियम नवाज के पास क्या ओहदा था? मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, अब बाद में बनी है, और उसके अलावा वो तो पॉलिटिकली लीडर सारे जलसे PDM की पूरी मूवमेंट को लीड कर रही थी। क्या बात कर रहे हैं? उस वक्त गलत बात ना करें। और मैं आपको सबसे बड़ा भंड आज का बताऊं आपको, आज का सबसे बड़ा भंड क्या है जो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपको पता है जो गुफ्तगू वो कह रहे थे कि जी जेलर से वो मिलने गई और उन्होंने मिलवाया नहीं, या उन्होंने जी ये करवा दिया वो करवा दिया, उस पर डेट क्या लिखी हुई है? उस पर डेट लिखी हुई है जून 2023, और जून 2023 में इमरान खान साहब जेल में ही नहीं थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है 5 अगस्त 2023। अब दूसरा, अब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वफाकी वजीर इत्तलात साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नेशनल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद वो फैक्ट्स भी गलत बता रहे हैं। कैसे उनकी उस गुफ्तगू को जो वो बता रहे हैं आके उसको हम ऑथेंटिक मान लें, जबकि उस वक्त वो इवेंट हुआ ही नहीं, इमरान खान जेल में ही नहीं है, और वो आके बता रहे हैं कि जी बुशरा बीबी उनसे जेल में मिलने गई और जेलर ने उनको प्राइवेसी में मिलने नहीं दिया। तो ये तो एक गलत बयानी इससे साबित हो रही है, और वो खुद इसका जवाब नहीं दे सक रहे। तो मेरा इसलिए इस पे एतराज था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर जरूरत क्या थी? देखें, ये अब आपने दूसरी बात की है। अब ये मामला है कि उसमें उन्होंने हकायक जो बयान किए वो ठीक है या गलत है, ये एक अलग बहस है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि कोई भी सियासी जमात हो, उसके वजीर इत्तलात ये करते हैं और करते रहेंगे जब तक यहाँ पे निजाम जो भी करेगा हम उसको तनकीद करेंगे। ये जवाब नहीं है कि चूंकि वो करते रहे तो लिहाजा उन्होंने भी कर लिया तो ठीक है, अगर कोई और भी कर रहा है तो गलत है। जो वजीर का काम है वो वजीर को करना चाहिए, और उसमें आके आप अजीबो गरीब सी बातें डिस्कस करते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई कौम को फायदा। लेकिन ये बताइए शेख साहब कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि आज जो ये अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उससे पहले भी, तो ये ज़रूरी है कि हर बात में जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको डिस्कस किया जाए? ये घरेलू खातून, ये इमरान याकूब साहब सही कह रहे हैं कि ये घरेलू खातून जो है ये आपस में सियासत ही डिस्कस कर रहे हैं, कोई और पॉइंट पे तो नहीं। जब इमरान खान के बारे में सारी बातें हैं कि वो ये कह रहे हैं
जो अब आपने बयान पढ़ा, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि किस किस्म का बयान है जो कि वीडियो पे आपस में टेलीफोन पे बात हो रही है। तो ये मकसद ये है कि जब पॉलिटिकल बातें होंगी तो पॉलिटिकल तो डिस्कस होंगी ना। इमरान याकूब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गैर सियासी उनके घर की बातों को नहीं होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। वहाँ आप सही कह रही हैं, तो बहरहाल ये मोहतात ही होना चाहिए आपस की ये जो इख्तलाफ की, जिस किस्म के इख्तलाफ की बातें कर रहे हैं वो सच है या झूठ है, ये तो वही 2023 को तो वो गिरफ्तार ही नहीं थे। जून का जो डेट देके वो बता रहे थे, व्हाट्सएप चैट जिसको वो दिखा रहे थे, वो तो एक अव्वल तो वही बात है कि गलती हो सकती है। और मैं यही तो मैं चीज कह रही हूँ कि इसके ऊपर तो फिर डिस्कशन में तो यही एग्जैक्टली तो मेरा ये बात है कि आप अगर मैं नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कौन सी, देखिए बात ये तो वो कह रहे हैं वीडियो पे आपस में टेलीफोन पे बात कर रही थी, इसी किस्म की बात है ना। क्योंकि अगर आप मुझे और एक्सप्लेन कर दें, वो चैट है उनकी बेसिकली, जिसमें वो कह रही है कि उनकी बात को ना रऊफ हसन साहब को वो कुछ हिदायत दे रही है कि जी उनकी बात को आगे ना फैलाओ या इस तरह की कोई बात वो कर रही हैं। तो वो बेसिकली बात क्या थी? वो जो बात है वो बात तो बड़ी सख्त है। जो बातें वो कह रहे इमरान के हवाले से जो बातें कह रहे उसमें है, वो तो बड़ी मतलब नेगेटिव बातें हैं ना, कि और इश्तियाल फैलाने वाली बातें। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है या किस किस्म का कोई है ही नहीं बात। बहरहाल वो एक मामला आपने डिस्कस किया, वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस किस्म का एलिमिनेट करने का कोई जब जिक्र ही नहीं। जी शेख साहब, ये फरमाइएगा कि आपने जब पीपल्स पार्टी के साथ फार्मूला तय किया था तो उसमें यह तय हुआ था कि 2 गवर्नर पीपल्स पार्टी के होंगे, पंजाब और केपी, और 2 गवर्नर आपके होंगे सिंध और बलूचिस्तान। तो उसमें अभी सिंध में क्या वाकई गवर्नर चेंज करने जा रहे हैं या ये भी सिर्फ अफवाहें ही हैं? नहीं जी, अभी तक ऐसा कोई नहीं है। सिंध गवर्नमेंट देखिए, जो MQM है वो भी हमारी इत्तेहादी जमात है, और अगर वो MQM के गवर्नर हैं तो वो PMLN की मर्जी से है ना, वो क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट होती है तो वो हमारे अगर कुछ चेंज होगी, अभी तक ऐसा कोई मेरे नहीं है, मुझे नॉलेज में नहीं है। और मैं समझता हूँ गवर्नर यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, सिंध के गवर्नर काफ़ी उनका एक्टिवली काम है, और मैं कराची में ही रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो बेहतरी की बात कर रहे हैं। MQM भी हमारी इत्तेहादी जमात है और हमें चाहिए, हम एक दूसरे के साथ मिल के ही काम करना चाहते हैं। लेकिन शेख साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से कुछ मजीद भी खबरें आती हैं कि डिमांड्स करती है, कुछ और पावर शेयरिंग चाहती है, पंजाब में भी ख़ास तौर पर अपने लिए स्पेस चाहती है। इसके ऊपर क्या आप लोगों का कोई इत्तेफाक नहीं हो पा रहा पीपल्स पार्टी से अभी तक? देखिए, पीपल पार्टी ने हमसे पूरा एलाई है हमारे, उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। उनके बगैर तो कोई हुकूमत, दोनों पार्टियों के इत्तेहाद के बगैर, क्योंकि किसी एक पार्टी के बाद भी सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, तो दोनों का बिल्कुल रजामंदी ज़रूरी है। और अब ये डिस्कस होता रहता है पॉलिटिकल बातें, अगर वो कुछ, हमेशा यही होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश होती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उसको मिले, और ये एलाई पार्टियों में जारी रहता है। जो फैसला होगा वो हमें मिलजुल के होगा ना, रजामंदी से होगा, और वो होते रहते हैं डिसीजन। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये अच्छी आपकी एक ज़ाहिर अप्रोच है कि मिलजुल कर मफाहमत के साथ चीज़ें चलें, लेकिन क्या इसी तरह ही मामला चलते रहेंगे या फिर कुछ इर्ताश भी हम देखते रहेंगे आने वाले दिनों में? बहरहाल हमारी नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ फर्दर चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, आज ये भी एक ख़बर सामने आई कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में रहा है कुछ देर। पोलैंड से वापसी पर वो आ रहे थे और उसको यहाँ पर यानी उन्होंने इस्तेमाल की हमारी फ़िज़ाई हुदूद। आप समझते हैं इसके लिए जो ड्यू प्रोसीजर होता है पेश की इजाज़त का, वो लिया गया है और क्या वजह बनी इसकी? देखिए, पहली बात तो ये समीना कि आप इस बात को तो बिल्कुल खारिज अज़ इम्कान कर दें कि ड्यू प्रोसीजर के बगैर कोई तैयारा, और वो भी इंडियन तैयारा 46 मिनट तक आपकी फ़िज़ाई हदूद में रहे और फिर उसी तरह से चला जाए। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया, पहले इजाज़त ली गई और उसके बाद हुआ।
तो दूसरी बात ये है कि मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर अब वो आ भी गया तो इसमें क्या ख़राबी क्या है। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। और हम जो ईंधन जो है उसके डॉलर हमारे पास हैं नहीं, मामला तो और ख़राबी की तरफ है, हमारे मुआशी हालत ख़राब है। अगर त्यारा ऊपर से गुजर भी जाएगा उनका या हमारा, उनमें से उनकी हदूद में से गुजर है, तो इसमें ऐसी क्या बुरी बात क्या है। मैं तो इस बात को ये नहीं समझता कि इसको एक ऐसा, लेकिन आज वैसे ये खबर भी सामने आई है कि ताल्लुकात भले पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियली तो इस वक्त नहीं है मामूलात पर, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तिजारत का सिलसिला जारी है, जबकि ऑफिशियली तो इसकी कोई इस वक्त हमें नज़र नहीं आता अप्रूवल है। समीना, आप देखेंगे क्या जुल्म है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तिजारत बिल्कुल जारी है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं। यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहाँ से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है और वहाँ से फिर यहाँ आती है। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है। फिर हम महंगाई का रोना रोते हैं। तो देखिए, इंडिया के साथ हमारे जो इख्तलाफात हैं बिल्कुल वो अपनी जगह, ये लेकिन अगर आप एक चीज़ दाएं हाथ से कान पकड़ सकते हैं तो आपने ऊपर से आके बाएं हाथ से ज़रूर पकड़ना। आप सीधे तरीके से वो काम तो आपका ख्याल है कि इंडिया के साथ तिजारती रवाबित बहाल होने चाहिए? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि असूली इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमसायों के साथ ताल्लुकात, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इंडिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, चीन हो, ये जो आपके हमसाए हैं, तुर्की, इनके साथ आपके रवाबत बिल्कुल बेहतर, इनके साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, तिजारत भी होनी चाहिए। सब इस तरह की चीज़ें करने का मकसद तो यही होता है कि आप दूसरे मुल्क पे दबाव बढ़ा रहे हैं, बेसिकली अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। और ये उस वक्त सिलसिला रुका जब हमने देखा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से और जो 5 अगस्त का भी वाक़या हुआ उसकी वजह से भी, तो उस मकसद तो इन चीज़ों का ये होता है कि हम उनको रियलाइज़ करा रहे हैं कि जी आपका ये जो यकतरफा इक़दाम है हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, इसलिए हम उनके साथ कोई बराह रास्त तिजारत नहीं करें। आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ा? और अगर नहीं पड़ा तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब देखें समीना, हम शुरू हो जाते हैं मसला कश्मीर से। इसमें कोई शक तो नहीं है कि कश्मीर हमारी शहर आग है, हम यही कहते हैं और समझते भी हैं, और कश्मीरियों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। लेकिन उसमें आप देखें कितनी दफ़ा इन 75, 76, 77 सालों में कितनी दफ़ा ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया, जंगें भी हुई, उसके बावजूद तजारत होती भी रही, बंद भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उससे फ़र्क तो नहीं कोई पड़ा। कश्मीर तो आज तक आज़ाद नहीं हो सका। भाई, या तो आप एक दफ़ा फिर जंग करके कश्मीर आज़ाद करवा लें, और अगर आप इस काबिल नहीं हैं या आप किसी भी वजह से जंग नहीं करना चाहते, तो फिर ताल्लुकात जो हैं मामूल के, जिससे आपके अवाम जो हैं वो उससे फ़ायदा हो सके, वो ताल्लुकात आप कायम कर लें। अब ये भी जो मामला आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है कि जब ये मामला हुआ अब 4-5 साल में, मुझे ये बताएं इससे आपने इंडिया पे क्या दबाव बढ़ा लिया? इंडिया की तरक्की देखें, वहाँ पे डॉलर की कीमत देखें, वहाँ के मुआशी हालात देखें और अपने देखें। आप ये भी चीज़ें बिलाशुबा इस बात में बड़ी एक ये तल्ख हकीकत है, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों में इंडिया से कहीं पीछे रह गए। उसकी बुनियादी वजह आप पॉलिटिकल समझें, मुआशी समझें या कुछ भी समझें, हमारे यहाँ शायद जानबूझ के इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, या माफियाज ने या सियासी जमातों ने अवाम को पीछे रखा है, जिसको भी आप जिम्मेदार के। लेकिन ये हकीकत यही है कि हम इस वक्त वैसे जब भी PMLN की गवर्नमेंट आती है तो ये तासुर बनता है कि ये लोग इंडिया के साथ तिजारत और इन चीज़ों की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच के लिए बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि इस गवर्नमेंट में भी कहीं ये सोच पनप रही है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें और तिजारत वगैरह खोलें, बाकी मामला देखे जाएंगे बाद में? नहीं समीना, देखें इस वक्त जो हुकूमत है ना, उस वक्त हुकूमत जो है, जब से ये हुकूमत आई है उन्होंने सूखा सांस लिया ही कहा है कि जो इस तरह की बातें सोच सकें। वो तो अपने दूसरे मामला से उनकी जान नहीं छूट रही। और ख़ास तौर पे अब ये जो बिजली वाला मामला है, IPPs वाला मामला है, देखें ये एक ऐसा इशू बन गया कि तमाम तर तवज्जो हुकूमत की अब इसी पे है। और हमारे वाकफा ने हाल तो ये कहते हैं कि जो IPPs के हवाले से इजलास हो रहा था, तो उसमें वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो खुद बतौर वज़ीर आज़म कह रहे थे कि जनाब ये मेरा मुतालबा है, ये मेरा मुतालबा है
कि इसमें आप बिजली की कीमतें कम करें, कि कम से कम 12 रुपये फी यूनिट कम होनी चाहिए। तो इसहाक डार साहब करीब बैठे थे, उन्होंने कहा अखलाकी तौर पे आपका ये कहना ठीक नहीं है कि ये मेरा मुतालबा है, क्योंकि आप तो खुद वज़ीर आज़म हैं। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि वो वज़ीर आज़म का ये कहना था कि मैं बतौर पाकिस्तानी ये मुतालबा समझता हूँ कि मेरा हर पाकिस्तानी की तरह मेरा मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में कमी की जाए। फिर वो इजलास से दुखी होकर उठ के तो नहीं चले गए? नहीं, जैसे पहले हम ये खबरें सुनते थे कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो मियाँ साहब उठ के चले गए, तो अगर बिजली की कीमत बढ़ी तो मियाँ साहब इजलास से उठ के चले गए। तो अगर इस तरह उनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब उठ के तो नहीं चले गए? ये जो आपको वज़ीर तवारी ने कहा ना कि 2 महीने तक खुशखबरी आएगी, अच्छा। तो उसमें यही इसी पे वर्किंग हो रही है कि किस तरह से इस पे बिजली में क्या इस तरह का वो किया जाए कि कीमतें कम से कम 10 से 12 रुपये फी यूनिट मुस्तकिल कम हो जाए। अब उसमें जैसे पंजाब ने रिलीफ दिया है, उसी तरह दूसरे सूबे अगर करते हैं या IPPs के साथ कोई मामला तो हो जाते हैं, या जो भी हो, हुकूमत की कोशिश ये है कि वो ये कर ले, इसमें कामयाब हो जाए। अब होती है या नहीं होती ये तो अल्लाह ही जानता है। चलिए जी, आज के प्रोग्राम को यहीं पे नाज़रीन से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।